हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी डिस्कस कर लेते हैं। जो वर्ड्स आज के आर्टिकल में हैं, इंपॉर्टेंट जो रेलेवेंट वर्ड्स हैं उनको पहले देख लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे एडिटोरियल पे। आर्टिकल रीड करेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑथर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं और टोन क्या है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड्स के साथ ही। जो हमारा पहला वर्ड जो हमें दिख रहा है वो रॉबस्ट है। ठीक है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। रॉबस्ट हमने इतना बार डिस्कस किया है तो अब तो मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छी तरह से काम कर सकती है लंबे टाइम तक, फेल नहीं होगी, ब्रेक नहीं होगी, तो उसको कहते हैं रॉबस्ट। ठीक है, रेजिलिएंट भी कहते हैं उसको, टफ भी कहते हैं। तो रेजिलिएंट एंड टफ इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या होगा? जो कमज़ोर हो, जो ब्रेक कर जाए, जो फेल कर जाए, डेलिकेट हो, फ्रेजाइल हो, फ्रेल हो, वीक हो। सो एंटोनिम्स आपके फ्रेजाइल एंड फ्रेल हैं। नाउ सेकंड इज कोहेसिव। ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है। कोहेसिव मतलब कि फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ कोहेसिव है मतलब यूनाइटेड है, एकजुट है। ठीक है, यूनिटी है उसमें। तो यूनाइटेड एंड यूनिफाइड इसके आपके सिनोनिम्स है। एंटोनिम का फ्रैगमेंटेड है। देखो फ्रैगमेंट्स क्या होता है? टुकड़े। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेड जो टुकड़ों में है। डिवाइडेड बहुत इजी मीनिंग है। डिवाइडेड का तो अलग अलग हो जाना। ठीक है, तो डिवाइडेड क्या है? अलग अलग। थर्ड इज टेस्टिंग। टेस्टिंग भी यहाँ पे एक एडजेक्टिव ही है। टेस्टिंग क्या होता है? बहुत डिफ़िकल्ट। अगर कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी एफर्ट लग रहा है उस पर, काफ़ी रिसोर्स लग रहा है उस पर, टाइम काफ़ी लग रहा है, तो उसको हम टेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि उसको डिफ़िकल्ट उसे डील करना और एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ या एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है उससे डील करने में, जिसको हम एग्जैक्टिंग भी कहते हैं, ग्रोइलिंग भी कहते हैं। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? एफर्टलेस। एफर्टलेस मतलब एफर्ट लग ही नहीं रहा है उसमें, ईजी है, काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिसाइल भी वही होता है, ईजी सिंपल, जिसमें एफर्ट ना लगे। फोर आपका स्ट्राइफ है। स्ट्राइफ इज अ नाउन। स्ट्राइफ क्या होता है? डिसएग्रीमेंट को कहते हैं। एंगर है, वायलेंस है, डिसेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, दो लोगों के बीच या ग्रुप्स के बीच जो डिसएग्री करते हैं। तो डिसएग्रीमेंट के कारण जो गुस्सा, जो वायलेंस होता है दो लोगों के बीच में, उसे हम कहते हैं स्ट्राइफ। डिसेंशन भी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा इसका? हार्मनी हो जाएगा। हार्मनी यानी कि शांति, पीस, फ्रेंडलीनेस। ठीक है, कॉन्कॉर्ड भी वही होता है, फ्रेंडलीनेस, अच्छी फीलिंग्स होना, फ्रेंडली फीलिंग्स होना दो लोगों के बीच या दो ग्रुप्स के बीच। फिफ्थ है आपका सीजलेस। नाउ इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव। सीज का मतलब होता है रुक जाना, तो सीजलेस जो रुकती नहीं है, जो चलती ही रहती है। नॉट स्टॉपिंग और सीमिंग टू हैव नो एंड। स्टॉप नहीं हो रही है और उसका कोई एंड भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? एवर लास्टिंग। एवर मतलब हमेशा, लास्टिंग मतलब जो कंटिन्यू करता है, तो जो हमेशा कंटिन्यू करता रहे। परपेचुअल। परपेचुअल क्या होता है? जो लगातार चलता ही रहता है, जाता ही रहता है, लंबे टाइम तक चलता ही रहता है। एंटोनिम आपका ट्रांजिएंट है, एफिमेरल है। ट्रांजिएंट एंड एफिमेरल मीन्स टेम्पररी, जो कम समय के लिए रहता है। एक और वर्ड आता है यहाँ पे, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग भी इसी का एक सिनोनिम है। किसका? ट्रांजिएंट एंड एफिमेरल का। फ्लीटिंग का भी मतलब होता है टेम्पररी। सिक्स्थ इज रॉकी। ये एक एडजेक्टिव है। रॉकी मतलब ऐसी कोई चीज़ जो डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और सर्टेन नहीं है। हमें नहीं पता कि आगे वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अभी काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसको हम रॉकी कहते हैं, जिसको हम अनस्टेबल एंड प्रॉब्लमैटिक भी कहते हैं। अनस्टेबल जो स्टेबल नहीं है, राइट। प्रॉब्लमैटिक जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें चैलेंजेस है। नो एंटोनिम होगा स्टेडी, जो स्टेबल है। सॉलिड जो काफ़ी अच्छी तरह से बनी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सेवेंथ है अपहीवल्स। ये एक नाउन है, नाउन की प्लूरल फॉर्म है। अपहीवल्स क्या होता है? बिग चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस, जो कि मतलब पॉजिटिव नहीं होते हैं। उन चेंजेस की वजह से चिंता होती है, वरी होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उनको हम अपहीवल्स कहते हैं, शिफ्ट्स कहते हैं, डिसरप्शंस कहते हैं। देखो शिफ्ट एक न्यूट्रल वर्ड है, ठीक है। डिसरप्शन कह सकते हैं हम, ठीक है, कोई चीज़, कोई चेंजेस आती है जिसके कारण काफ़ी कुछ बदलाव आता है, ठीक है, चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। बट शिफ्ट इज़ अ न्यूट्रल वर्ड, पर चूँकि चेंज को ही डिनोट करता है, तो शिफ्ट भी इसका सिनोनिम है। नो एंटोनिम क्या होगा इसका? कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी मतलब समान है, एक रूप है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबल किसको कहते हैं हम? जो चीज़ चेंज नहीं होती है बहुत ज़्यादा, सेम ही रहती है,
इट इज़ एम्बिगुअस, ये एक एडजेक्टिव है। एम्बिगुअस ऐसी चीज़ को कहते हैं जो क्लियर नहीं होता, जो डिफाइंड नहीं होता है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, मल्टीपल एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, जो वेग होता है, जो इक्विवोकल होता है। एंटोनिम क्या होता है? जो क्लियर है, जो डेफिनेट है, डिफाइंड है, ठीक है, सर्टेन है। 9th क्या है आपका? चैग्रिन इज अ नाउन। चैग्रिन क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट या गुस्से को कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट या एंगर। इंडिग्नेशन एंड एग्जैस्परेशन इसके सिनोनिम्स है। इंडिग्नेशन भी वही होता है गुस्सा, अनॉयंस। एग्जैस्परेशन भी होता है गुस्सा, रिजेंटमेंट, अनॉयंस। एंटोनिम डिलाइट, खुशी, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष। ये भी काइंड ऑफ क्या होता है कि आप खुश है अपनी सिचुएशन से, सेटिस्फाइड है। 10th प्रोक्लेमिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। प्रोक्लेमिंग का मतलब है किसी चीज़ को दिखाना, किसी क्वालिटी को दिखाना या कोई किसी चीज़ को क्लियर कर देना, उसको कहते हैं प्रोक्लेमिंग, जिसको इंडिकेट भी कहते हैं, डिस्प्ले भी कहते हैं। क्योंकि इंडिकेट एंड डिस्प्ले का मतलब वही होता है किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ का साइन बनना। एंटोनिम कंसील करना, कंसीलिंग, छुपाना, सप्रेस करना मतलब उसको दबाना, उसको बाहर आने नहीं देना, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देना। 11th है आपका कंडेम्ड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। कंडेम्ड का मतलब होता है बहुत स्ट्रांगली कहना कि कोई चीज़ बुरी है, बैड है, स्पेशली मॉरली बैड है। मतलब क्रिटिसाइज करना मॉरल ग्राउंड्स कि अगर मॉरल रीजंस को देखा जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं है और काफ़ी स्ट्रांगली उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सो कंडेम्ड का मतलब वही होता है, जिसको सेंश्योर्ड भी कहते हैं, डिनाउंस्ड भी कहते हैं। दोनों का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना बहुत स्ट्रांगली, कहना कि कोई चीज़ बहुत ख़राब है, बहुत बुरी है। नो एंटोनिम है कमेंडेड, प्रेज करना। कमेंड करने का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ़ करना क्योंकि वो अच्छा है, एडमिरेबल है। एक्सटॉल करना, एक्सटॉल करना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रेज करना। 12th रप्चर, ये एक वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। रप्चर मतलब टूट गया, ब्रेक आ गया। अब रप्चर मतलब किसी फिजिकल चीज़ में भी ब्रेक आ सकता है, किसी रिलेशन में भी ब्रेक आ सकता है। जैसे फ्रेंडली टाइज थे दो ग्रुप्स के बीच, दो कंट्रीज़ के बीच, दो लोगों के बीच, वो ख़राब हो गए तो वहाँ भी टाइज क्या हो जाते हैं? रप्चर हो जाते हैं। तो मीड एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट था वो ख़राब हो गया, कोई गुड रिलेशन था वो ख़राब हो गया, वो एंड हो गया। किसके बीच? लोगों या कंट्रीज़ के बीच। स्प्लिट एंड सेवर्ड, स्प्लिट होना मतलब टूट जाना, सेवर्ड होता मतलब होता है ना टाइज सेवर्ड हो गए। टाइज मतलब कि रिलेशंस टूट गए। एंटोनिम रिपेयर करना, रिस्टोर करना, वापस जैसा था वैसा अच्छा कर देना। एक वर्ड है फ्रैक्शियस, ये भी एक एडजेक्टिव है। फ्रैक्शियस क्या होता है? किसी पर्सन को कहते हैं जो कि काफ़ी ट्रबल क्रिएट करता है, कंप्लेन करता रहता है, तो उसको कहते हैं काफ़ी डिफिकल्टी क्रिएट करता है। सिनोनिम्स ट्रैक्युलेंट एंड बेलिजरेंट होते हैं, क्योंकि ट्रैक्युलेंट पीपल, बेलिजरेंट पीपल भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो सिनोनिम्स है इसके। एंटोनिम होगा एफेबल एंड जीनियल। एफेबल एंड जीनियल दोनों ही उन लोगों को कहते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, प्लेजेंट होते हैं, ठीक है, तो एंटोनिम्स हैं। नो फ्रीजल वर्ब्स है, दो फ्रीजल वर्ब्स है, एक है कॉल्ड फॉर, एक है पुश्ड फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है कि पब्लिकली कहना, आस्क करना या डिमांड करना कि कोई भी चीज़, कोई चीज़ हो, तो पब्लिकली आस्क फॉर और डिमांडेड समथिंग, मतलब डिमांड क्या कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए। पुश फॉर का मतलब है सिमिलर है, डिमांडेड समथिंग रिपीटेडली, बार बार डिमांड कर रहे हैं या फिर एक्शन ले रहे, स्ट्रॉन्ग एक्शन कि वो चीज़ हो जाए। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। इन द फेस ऑफ मतलब किसी के फेस में, मतलब क्या कोई चीज़ सामने पे खड़ी है, क्या कोई चैलेंज हो सकता है, कोई रिस्क हो सकता है, तो इन द फेस ऑफ मतलब कि वो रिस्क आपके सामने है, मतलब अब आपको उस रिस्क से डील करना है, या वो चैलेंज आपके सामने है, आपको उस चैलेंज को से डील करना है। फाइंडिंग इट्स फीट मतलब होता है कि फेमिलियर होना किसी नए सिचुएशन से, कॉन्फिडेंट होना उस नए सिचुएशन में। कॉट ऑफ गार्ड का मतलब होता है सरप्राइज कर देना, सरप्राइज समवन, इस तरह से कि वो पर्सन कंफ्यूज हो गया या अनसर्टेन फील कर रहा है कि अब क्या करें, ये चीज़ें तो ऐसी चेंज हो गई, अब क्या कर सकते हैं। डेल्टा ब्लो का मतलब होता है कि किसी डेल्टा ब्लो मतलब कोई फेलियर कॉज करना, कोई सेटबैक किसी के कॉज करना। कॉज समवन और समथिंग, यूजुअली प्लान, कोई प्लान था उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गए, सेटबैक आ गया। होप था, उम्मीद थी, वो चली गई, वहाँ पे सेटबैक आ गया। तो फेल, तो वो फेल हो गई और भी अफेक्टेड वेरी बैडली, या वेरी बैडली वो अफेक्ट हो गई। एक फॉरेन ऑरिजिन का वर्ड है वॉल्टेफेस, ठीक है। वॉल्टेफेस क्या कहते हैं कि किसी के ओपिनियन में, किसी के एक्शन में अचानक से शिफ्ट हो गया, पहले वो कुछ और कह रहे थे
अब कुछ और कह रहे हैं, मतलब ऑपोजिट चीज़ कह रहे हैं या ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं वोल्टिफेस। देखते हैं आज का आर्टिकल किस पे, फेल्ड समिट। ठीक है, समिट क्या होता है, मीटिंग होती है, फेल हो गई है वो ऑन द G7 समिट इन कनाडा। ठीक है, G7 समिट हुआ है कनाडा में। तो आर्टिकल का जो टाइटल है उससे हम थोड़ा इन्फर कर सकते हैं कि जो G7 समिट हुआ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, तभी ऑथर ने क्या लिखा है कि फेल्ड समिट है। इंडिया मस्ट रीअसेस, इंडिया को रीअसेस करना है। असेस मतलब क्या, डिटरमाइन करना, जज करना। तो इंडिया को री का मतलब फिर से, यानी कि फिर से एक बार सोचना होगा, फिर से एक बार जज करना होगा द यूज़फुलनेस ऑफ अटेंडिंग G7 मीटिंग्स की। G7 मीटिंग्स को अटेंड करने का कोई यूज़ है, कोई उसका फ़ायदा है या नहीं है, देखते हैं। At 50, the G7, a grouping of the most advanced economies। तो G7 क्या है, एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है, तो सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज यानी कि कंट्री, जो सबसे एडवांस कंट्रीज है उनका ग्रुप है। और एट 50, ये ग्रुप को 50 साल हो चुके हैं, मतलब 50 साल पहले ये ग्रुप फॉर्म हुआ था। तो ये ग्रुप शुड अपीयर रॉबस्ट, कोहेसिव एंड एक्सपीरियंस्ड इन मैनेजिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। अब चूंकि 50 साल का हो गया है ये ग्रुप, तो इतने टाइम पर उसको रॉबस्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में। इंस्टेड, अब इंस्टेड क्या होता है, ऑपोजिट चीज़ दिखाता है, मतलब कि यहाँ पे जो बात कही गई है कि ऐसा उसको होना चाहिए, अगर इंस्टेड लिखा गया मतलब वैसा वो नहीं है। तो देखते हैं कैसा है। द G7 समिट एंड आउटरीच सेशन इन कनास्किस कनाडा, जो कनास्किस कनाडा में जो G7 समिट और आउटरीच सेशन हुआ, प्रेजेंटेड अ डिसयूनाइटेड एंड इनइफेक्टिव फोर्स। तो उसने क्या प्रेजेंट किया, एक डिसयूनाइटेड फोर्स था, मतलब वहाँ पे जो अटेंडेंस थे वो डिसयूनाइटेड थे। ठीक है, यूनिटी उनमें नहीं दिख रही थी और इनइफेक्टिव थे इन द फेस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट टेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। और जब मोस्ट टेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो सबसे अभी चैलेंजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जब उनसे इन द फेस ऑफ मतलब डील करने की बात हुई, तो वो डिसयूनाइटेड दिखे, उनमें यूनिटी नहीं दिखी और वो इनइफेक्टिव दिखे। इंक्लूडिंग एन एस्केलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर, द इजराइल ईरान स्ट्राइक एंड इजराइल्स सीजलेस बम्बार्डमेंट ऑफ गाजा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है, एक तो एस्केलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर है। रशिया यूक्रेन वॉर क्या है, एक्सकेलेटिंग है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। फिर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इजराइल ईरान के बीच है। और जो इजराइल सीजलेस मतलब बिना रुक के जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, यानी बॉम्ब्स गिरा रहा है गाजा पे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स है। इन एडिशन, इसके साथ ही इट हैज़ बीन अनेबल टू डील विद द बिगेस्ट डिसरप्टर इन ग्लोबल ट्रेड। तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट से वो नहीं यूनाइटेड वे में नहीं डील कर पा रहे हैं और इनइफेक्टिव रहे। इसके साथ ही साथ जो बिगेस्ट डिसरप्टर है ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड जो है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिसरप्ट कर रहा है ग्लोबल ट्रेड को, मतलब इंटरप्ट कर रहा है, उससे भी वो अभी तक अनेबल रहे हैं डील करने में। वो डिसरप्टर क्या है, दैट ऑफ द US ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस रेसिप्रोकल टैरिफ्स वर्ल्ड वाइड। और वो डिसरप्टर क्या है, जो US ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो भी प्रेसिडेंट चेंज हुए US ट्रम्प बने हैं, तो उन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिया वर्ल्ड वाइड, तो उससे ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो गया है। तो इससे भी वो डील नहीं कर पा रहे। दिस ईयर्स G7 वॉज रॉकी फ्रॉम द स्टार्ट। अब अगर G7 की बात करें, इस साल के G7 की बात करें, तो शुरुआती से वो रॉकी था, प्रॉब्लमैटिक था, उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे थे। एज होस्ट कैनेडा सॉ एन अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन जस्ट मंथ्स बिफोर द समिट। क्यों शुरुआत से प्रॉब्लम थे, क्योंकि जो होस्ट था कैनेडा, उसमें मीटिंग से जस्ट कुछ मंथ पहले ही एक अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन हुआ था। तो चीज़ें शुरुआत से ही थोड़ी सी अनसर्टेन लग रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लग रही थी। तो इस पैराग्राफ में क्या है, तो इस पैराग्राफ में ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है किसको, G7 को, क्योंकि वो अनेबल रहे। एक तो वो डिसयूनाइटेड रहे, उनमें यूनिटी नहीं थी, साथ ही वो इनइफेक्टिव रहे, एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स से डील करने में, दूसरा जो ग्लोबल ट्रेड में जो डिसरप्शन हुआ है, इंटरप्शन हुआ है, उससे डील करने में। और उन्होंने ये भी कहा कि G7 शुरुआत से ही प्रॉब्लमैटिक था। तो यहाँ पे टोन क्रिटिकल है। द गवर्नमेंट ऑफ मार्क कार्नी वॉज स्टिल फाइंडिंग इट्स फीट। अब यहाँ पे देखो कनाडा की ही बात हो रही है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है, तो चेंज हुआ है रिजीम, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है मार्क कार्नी की, वह स्टिल फाइंडिंग इट्स फीट। वो अभी भी नए सिचुएशन में खुद को अभी तक ढाल नहीं पाए थे, ढालने की कोशिश कर रहे थे। विच मेंट
लीडर्स सच एज प्राइम मिनिस्टर मोदी वर इन्वाइटेड जस्ट डेज बिफोर द समिट। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे जो लीडर्स थे जैसे मोदी जी, उनको काफ़ी लेट इनवाइट किया गया, मतलब समिट मीटिंग से कुछ दिन पहले ही इनवाइट किया गया। अपहीवल्स इन यूएस फॉरेन एंड ट्रेड पॉलिसी, जो यूएस के फॉरेन और ट्रेड पॉलिसी है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, अपहीवल्स हुए हैं, हैव ऑल्सो कॉट द ग्रुपिंग ऑफ गार्ड। तो उसके कारण जो ये ग्रुप है G7 वो सरप्राइज है भी, क्योंकि अचानक से ही हो गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स पिवट टू रशिया ऑन द यूक्रेन क्राइसिस। अब यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रम्प, अब यहाँ पे वो पिवट कर गया है रसिया की तरफ, ठीक है। जो रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उसमें वो रसिया की तरफ पिवट कर गया, मतलब रसिया के साइड हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि रसिया से वो फ्रेंडलीनेस बिहेवियर रसिया की तरफ दिखा रहे हैं। एंड एम्बिगुअस अप्रोच टू चाइना, और चाइना की तरफ उनका अप्रोच डोनाल्ड ट्रम्प का कैसा है, एम्बिगुअस है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह का अप्रोच रखना चाह रहे हैं, ठीक है, अनक्लियर अप्रोच है बिन पार्टिकुलरली नोटेड। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी सरप्राइजिंग रही है। इन कनास्किस मिस्टर ट्रम्प इवन सजेस्टेड द G7 बिकम द G9 इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना। तो मीटिंग के दौरान मिस्टर ट्रम्प ने ये भी सजेस्ट किया कि G7 को अब G9 बना देते हैं, रसिया और चाइना को इंक्लूड कर देते हैं ग्रुप में। मच टू द चैग्रिन ऑफ अदर लीडर्स। तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी लीडर्स थे उनमें थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट आया, थोड़ा सा गुस्सा भी आया ये बात सुन के, इंक्लूडिंग द यूक्रेन प्रेसिडेंट हु वाज अ स्पेशल इन्वाइटी। और जिनको गुस्सा आया, डिसअपॉइंटमेंट आया, उनमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी थे जो कि एक स्पेशल इन्वाइटी थे वहाँ के। Mr. Trump's volte-face from proclaiming to be a peacetime president to actively supporting Israel's aggression। अब यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प का वोल्टी-फेस मतलब कि उनका जो ओपिनियन था, जो ये था एटीट्यूड था, वहाँ पे चेंज अचानक से ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो गया, क्योंकि वो पहले ये इंडिकेट कर रहे थे कि वो पीस टाइम प्रेसिडेंट है, मतलब वो पीस को प्रमोट करते हैं, शांति को। वहीं पे वो एक्टिवली अब इसराइल का जो अग्रेशन है, मतलब इसराइल जो अटैक कर रहा है ईरान पे, उसमें इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अनदर इशू था वहाँ पे। द यूएस रिफ्यूज टू साइन ऑन टू अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट बाय G7 मेंबर्स। फिर यूएस ने एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट, G7 के जो मेंबर्स थे उन्होंने एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट लाया था, तो वहाँ पे यूएस ने मना कर दिया कि वो साइन नहीं करेंगे, उस पर अग्री नहीं करेंगे। वो स्टेटमेंट क्या था, that called for a de-escalation of or any criticism of Israel, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या था कि इसराइल को डी-एस्केलेशन के लिए, मतलब स्टेटमेंट क्या डिमांड कर रहा था कि इसराइल डी-एस्केलेट करे, मतलब कि वो अपना जो अग्रेशन है उसको कम करे, और इसराइल का क्रिटिसिज्म था। तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ पे उस स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया। तो मतलब क्या है कि वो इसराइल के साइड दिखे, जो यूएस है और जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो इसराइल के साइड दिखे। एंड पोस्ट फॉर अ स्टेटमेंट दैट कंडेम्ड ईरान। और इंस्टेड क्या किया यूएस ने, तो उन्होंने पोस्ट किया, ट्राई किया ऐसे स्टेटमेंट को पास करने का जो कि ईरान को ब्लेम करे, ईरान को क्रिटिसाइज करे। मिस्टर ट्रम्प्स अर्ली एग्जिट डेल्ट अनदर ब्लो। अब फिर ट्रम्प मीटिंग से पहले चले गए, एग्जिट उन्होंने अर्ली ले ली, उससे एक और सेटबैक आ गया मीटिंग में। Eventually, the G7 was unable to issue a joint statement on key issues। तो eventually मतलब हुआ क्या कि G7 एक joint statement की important issue पे नहीं कर पाया। एंड चेयर समरी वॉज इशूड। और क्या हुआ, एक चेयर समरी इशू की गई टू डील विद द क्राइसिस एंड, मतलब कि जो अभी चल रहे प्रॉब्लम उनको डील करने के लिए चेयर समरी इशू की गई, ठीक है। ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं इशू कर पाए वो, अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट्स ऑन लेस डिविसिव इशूज। जो लेस डिविसिव है, मतलब जिन पे उतना डिबेट नहीं हो रहा है इशूज़ पे, उन पे उन्होंने स्टेटमेंट्स किया इशू, जैसे कि AI और क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स है, वाइल्ड फायर है और प्रिवेंशन है, एंड ट्रांसनेशनल डिप्रेशन बट नॉट ऑन टेररिज्म एज इंडिया हैड होप्ड। तो इन सब पे किया उन्होंने स्टेटमेंट इशू, जैसे AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पे, क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन पे, वाइल्ड फायर और प्रिवेंशन पे कि वाइल्ड फायर को कैसे रोका जाए, ठीक है, और ट्रांसनेशनल डिप्रेशन पे। बट टेररिज्म पे नहीं किया, जैसे कि इंडिया होप कर रहे थे कि टेररिज्म पे भी स्टेटमेंट आएगा, पर वहाँ पे नहीं आया।
Perhaps the most productive part of Mr. Modi's trip was his meeting with Mr. Carney. अब अगर जो मोदी जी ट्रिप पे गए थे, इस मीटिंग में गए थे, तो अगर सबसे जो बेनिफिशियल चीज़ हुई मोदी जी के लिए यानी इंडिया के लिए, वो ये था कि उनकी मीटिंग हुई मिस्टर कार्ने के साथ। एंड द डिसीजंस टू रिस्टोर इंडियन एंड कैनेडियन हाई कमिश्नर्स, और ये डिसीजन कि इंडिया और कनेडियन के हाई कमिश्नर को रिस्टोर किया जाए, और जो टाइज रप्चर्ड ओवर द निजार केस, तो निजार केस के ऊपर जो रिलेशंस ख़राब हो गए थे इंडियन कनाडा के, तो वो रिलेशंस को ठीक किया जाए। However, लेकिन द कार्ने गवर्नमेंट हैज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड एनी चेंज इन इट्स पोजीशन ऑन द केस और ऑन एक्शन अगेंस्ट खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म। लेकिन कार्ने की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं दिखाया, पोजीशन में चेंज नहीं दिखाया, और ऐसा कोई डिमोन्स्ट्रेट नहीं किया, दिखाया नहीं कि वो केस पे लेके अपना पोजीशन चेंज करेंगे या कोई एक्शन लेंगे खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट। मोर ओवर द G7 स्टेटमेंट ऑन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन TNR, जो G7 का स्टेटमेंट आया है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे, डज नॉट नेम एनी कंट्री, वहाँ पे किसी कंट्री का नाम तो नहीं है, बट लेकिन इज पॉइंटेड इन इट्स रेफरेंस टू एलिगेशंस ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस एंड TNR मेड बाय कनाडा अगेंस्ट इंडिया एज वेल एज चाइना, रशिया एंड ईरान। तो किसी कंट्री का नाम नहीं है, बट सजेस्ट कर रहा है, किसकी तरफ रेफर कर रहा है कि जो एलिगेशंस लगाए हैं कनाडा ने इंडिया पे, चाइना पे, रशिया और ईरान पे, किसका, तो फॉरेन इंटरफेरेंस का, उसकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है। गिवन द आउटकम्स, अब जो रिजल्ट देखा जाए, जो रिजल्ट आया है इस मीटिंग का, द गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू द यूटिलिटी ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द G7 प्रोसेस। तो जो रिजल्ट आया है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं रहा इंडिया के लिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये रिव्यू करना होगा, फिर से रिकन्सिडर करना होगा कि क्या यूटिलिटी है, क्या यूज़ क्या है कि इंडिया पार्टिसिपेट करता है G7 प्रोसेस में। To have the Prime Minister travel more than 11,000 kilometers to address one outreach session of a flagship summit may not be the most optimal use of India's resources। तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो ट्रैवल करके गए 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है, एक सेशन अटेंड करने के लिए, किसका, एक फ्लैगशिप समिट का, एक समिट जो फ्लैगशिप था, मतलब वहाँ की जो मेंबर्स थे वो, उनमें यूनिटी नहीं थी, वो फ्रेंडली नहीं थे, ठीक है, दे वर लाइक डिसएग्रीइंग विथ एवरीथिंग। तो फ्रैक्चर जो समिट था, तो वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रैवल किया है उन्होंने एक 11,000 किलोमीटर एक ऐसे मीटिंग को अटेंड करने के लिए जहाँ पे मेंबर्स नहीं थे कंपैटिबल एक दूसरे से, और कोई ख़ास प्रोडक्टिव यूज़ नहीं निकला, तो ये इंडिया के रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज़ तो नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर का जो टोन जो रहा है वो क्रिटिकल रहा है, क्योंकि उन्होंने G7 का जो सेशन हुआ है, मीटिंग जो हुई है, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि जो की इशूज़ थे, जो कॉन्फ्लिक्ट का इशू था, जो ट्रेड डिसरप्शन का इशू था, उसमें वो इफ़ेक्टिवली डील नहीं कर पाए, कोई स्टेटमेंट इशू नहीं कर पाए। साथ ही साथ इंडिया के लिए भी ये मीटिंग कोई कुछ खास प्रोडक्टिव रही नहीं, और भी कई इश्यूज़ थे, जैसे जो ट्रम्प का जो चेंजेस थे उनके एटीट्यूड एंड पोजीशन में, उसके कारण भी, जो उनका अर्ली एग्जिट था उसके कारण भी मीटिंग काफ़ी अफेक्ट हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे क्रिटिकल किसको लेके, मीटिंग्स को, ये जो G7 की समिट है इसको लेके, कि क्या इंडिया को सही में G7 अटेंड करना चाहिए इस तरह से जब मेंबर्स फ्रैक्शंस हैं और कोई प्रोडक्टिव यूटिलिटी नहीं दिख रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम सेशन को एंड, पर एंड करने से पहले एक चीज़ है जो मुझे आपको बताना है, वो ये कि प्रैक्टिस मॉक पे अभी एग्ज़ाम प्रेप सेल चल रहा है, ठीक है। कूपन कोड अगर आप लगाते हो EPS तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको अगर रिसोर्सेज लेने हैं, जैसे आपको मॉक टेस्ट लेना है, आपको PDF कोर्स लेना है आपको, या फिर लाइक कॉम्बो लेना है, वीडियो कोर्स लेना है, तो आप किसी भी तरह का कोर्स लेना है आपको, तो आप ये EPS कूपन कोड लगा के 40% डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। अभी जैसा आपको पता है कि हमने नए पैकेजेस लॉन्च किए, बैंकिंग बेसिक, बैंकिंग प्रो, बैंकिंग प्लस एंड बैंकिंग मैक्स। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पैकेज आपको सूटेबल लगता है, उस पैकेज पर आपको ये डिस्काउंट 40% का मिल जाएगा EPS लगाते ही, ठीक है। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे अपने हेल्थ, और टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।